हाँ जी, तो टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम दो टाइप के एनालिसिस करते हैं। पहला होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है एटम्स, व्हाट एटम्स आर प्रेजेंट, या व्हाट एलिमेंट्स बोलना चाहिए, रादर व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें ये पता लगाना हो कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब हमें अगर ये तो पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप में, और कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़े ही है। इसके अलावा थायोल्स पढ़े हैं तो सल्फर आ सकता है। इसके अलावा कभी कभार हेलोजेंस आ सकते हैं, ये तो पढ़े ही हैं आपने, हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसके अलावा और क्या आ सकता है, इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो हमने नहीं पढ़ा जनरली, लेकिन फास्फोरस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कभी कभार हो सकता है। हमने फिलहाल अभी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं पढ़ा जिसमें फास्फोरस था, ये सब तो पढ़े हैं आपने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, लेकिन फास्फोरस भी आ सकता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है हम ये पता लगा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, क्वांटिटी ऑफ ईच एलिमेंट। जो भी एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, या टेक्निकली ऐसे समझो कि परसेंटेज कितनी है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में हम ये पता लगाएंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव में पता लगाएंगे उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी कितनी है पूरे कंपाउंड में। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे हम क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो सबसे पहला टेस्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहला टेस्ट होता है कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल सा है, हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ये आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसको हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कॉपर ऑक्साइड डाल के हीट किया। कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया, एक्चुअली ऑक्सीजन में नहीं, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है ना, देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, जो कार्बन होता है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, वो बना, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर बना देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन था बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और कॉपर ऑक्साइड का कॉपर बना देगा, और खुद ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वाटर हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अब ये दो चीजें इसमें कन्वर्ट हो गई, हम पता कैसे लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है या वाटर बना है। वाटर जो बनेगा वाटर वेपर की फॉर्म में बनेगा। अगर वाटर वेपर थोड़ा सा बना तो हमें तो दिखाई भी नहीं देगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना तो चलो फिर भी दिखाई दे जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड में ना कोई स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है, ना कलर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता लगेगी। तो उसके लिए ये दो टेस्ट लिखे हुए हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना, हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से पास कराएंगे। और हमने 10th क्लास में सीखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइम वाटर के अंदर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की। मिल्की मतलब क्लाउडी, व्हाइट व्हाइटनेस आ जाती है वो लाइम वाटर के अंदर। ठीक है, और वॉट ये इससे कंफर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकली है उसे लाइम वाटर से पास कराओ, जैसे ही आप उसे लाइम वाटर से पास कराओगे वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या पता लग जाएगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर वाटर वेपर निकलेगा तो क्या करो, उसे कॉपर सल्फेट के पाउडर से पास कराओ। कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। अब उससे वेपर पास कराओगे ना, अब तो वो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना देगा जो कि ब्लू कलर के होते हैं। तो व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट पाउडर से वाटर वेपर अगर पास करेगा तो वो ब्लू हो जाएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंफर्मेशन टेस्ट ये है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जो मैं अब कराने वाला हूँ, सेकंड वाला, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। इसमें जो लजाइंस टेस्ट है ना, ये बताऊंगा अभी। तो फिलहाल मैं समराइज फिर भी ऊपर वाले को, कार्बन हाइड्रोजन को कर देता हूँ। तो हमने कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया। ठीक है, तो जिसमें कार्बन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन था वो कन्वर्ट हो गया वाटर में।
अब हम इसे टेस्ट करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना, तो हम क्या करते हैं, इसे लाइम वाटर से पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, और लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। वाटर टेस्ट करने के लिए वाटर को कॉपर सल्फेट से पास कराते हैं, तो कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट .5H2O के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया गैस पास कराने से और कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है कम से कम प्रेजेंट, तो ये तो टेस्ट आएगा ही पॉजिटिव, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली नहीं आता एग्जाम में। इंपॉर्टेंट टेस्ट है अगला, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? कार्बन हाइड्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये चार एलिमेंट मेनली हम इसके अंदर डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखिए जरा। सबसे पहले ना, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये अभी कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कोवेलेंटली बॉन्डेड। देखो आपने कार्बन से हैलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, चाहे जैसे CH3Cl है, या अमाइन है, CH3NH2 है। इन सभी केस में जो बॉन्ड होता है कार्बन और इन एलिमेंट्स के बीच में, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वाटर के अंदर ये ब्रेक डाउन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? लजाइंस टेस्ट करके। लजाइंस टेस्ट क्या है? हमें क्या करना है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेनी होती है। ठीक है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, छोटी सी मतलब इतनी छोटी कि जैसे पेन का कैप होता है ना, आपके नॉर्मल जो पेन आप यूज करते हो उसका जो कैप होता है, उससे भी ऑलमोस्ट थोड़े छोटे ही साइज की टेस्ट ट्यूब होती है, बहुत छोटी सी। ठीक है, इस छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालेंगे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। ये क्या है हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक, फिर इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, छोटा सा पीस काटेंगे सोडियम मेटल का। किसका? सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस काटेंगे, एक दो पीसेस इसके ऊपर, और ऊपर से डाल देंगे सोडियम मेटल। ठीक है, फिर हम लेंगे एक बर्नर, और बर्नर के ऊपर फ्लेम पे एक फ्लेम जलेगी बर्नर में से, बर्नर के ऊपर फ्लेम पे हम इसको जलाएंगे। ठीक है, बर्नर के ऊपर फ्लेम पे हम इसको रखेंगे और हीट करना शुरू कर देंगे। बर्नर की फ्लेम पे इसको रख के हम हीट करना शुरू कर देंगे। अब हीट करने से क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा आपका, वो सोडियम से के साथ पिघल जाएगा और रिएक्ट करना शुरू करेगा। बहुत तेजी से रिएक्ट करना शुरू करेगा, और इतनी हीट होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब सोडियम से रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे, क्रूसिबल जिसे कहते हैं। उस बोल के अंदर हम डालेंगे वाटर। उस बोल के अंदर हम क्या डालेंगे, उस बोल के अंदर हम डालेंगे वाटर। उस वाटर के अंदर ये जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी, ये जो टेस्ट ट्यूब हमने बनाई, छोटी सी टेस्ट ट्यूब ली थी, जिसे फ्यूजन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका नाम? सॉरी मैंने नहीं बताया, इसे कहा जाता है फ्यूजन ट्यूब या सोडियम फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन मतलब होता है मेल्ट करना। इसके अंदर डाल के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम को मेल्ट कर रहे हैं। ये रेड हॉट जब तक नहीं हो जाती ना टेस्ट ट्यूब, तब तक हीट करते रहते हैं, जलने लगे, ऑलमोस्ट पिघलने की बार आ जाए टेस्ट टेस्ट ट्यूब। और इस गरम गरम टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड अब सोडियम से रिएक्ट कर चुका है और ये एकदम रेड हॉट हो गई है टेस्ट ट्यूब, इस रेड हॉट टेस्ट ट्यूब को उठा के डाल देंगे पानी में। जैसे ही आप पानी में डालोगे, और पानी में डालने के बाद एक मोटर पेस्टल लेंगे। ठीक है, एक मोटर पेस्टल लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को क्रश कर देंगे। इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देंगे? क्रश कर देंगे, बिल्कुल चूरा चूरा बना देंगे इसका, ताकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारा का सारा, वो क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो है डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। ठीक है, अब इस पानी के अंदर क्या डिसॉल्व हो चुका है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो चुका है। अब साथ में ऑब्वियसली ग्लास का चूरा भी है, तो फिर हम इसको करेंगे उठा के फिल्टर। एक बड़ी टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और ये फिल्टर करके बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिल्टर करके इसे बड़ी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, अब ये बड़ी टेस्ट ट्यूब में आपका सोल्यूशन आ गया। क्या है इस सोल्यूशन के अंदर? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिसॉल्व हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कंटेंट से वाटर में डिसॉल्व हो गया, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रहा है, जो फ्यूजन ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में क्या होता है। देखो आपने क्या डाला था, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्वियसली वाटर से रिएक्ट हुआ होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला था, वो सोडियम से रिएक्ट हुआ होगा। तो सोडियम से ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लो कार्बन भी है, अब इस रिएक्शंस को देखो जरा ध्यान से।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो, अगर मान लो आपने सोडियम डाला और उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन है, तो वो दोनों सोडियम के साथ मिलके सोडियम साइनाइड बना देंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, तो वो सोडियम के साथ मिलके सोडियम सल्फाइड बना देगा। ठीक है। अगर नीचे वाले पेज पे देखो, अगले पेज पे, पेज 89 पे, अगर उसके अंदर सोडियम और हैलोजन है, तो वो मिलकर सोडियम हैलाइड बना देगा। तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें ये सारे एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब के सब जो एलिमेंट्स थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे कोवेलेंटली बॉन्डेड थे। अब ये किस फॉर्म में आ गए? ये आयोनिक बॉन्डेड फॉर्म में आ गए। ये हो गया सोडियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड, सोडियम सल्फाइड आयोनिक कंपाउंड, सोडियम हैलाइड ये भी आयोनिक कंपाउंड। तो दो क्वेश्चन आते हैं, लजाइंस टेस्ट होता क्या है और लजाइंस टेस्ट करना जरूरी क्यों होता है। तो इसके अंदर ये जो मैंने दो तीन लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िए। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लजाइंस टेस्ट। इनके लिए टेस्ट किया जाता है लजाइंस टेस्ट। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, हाईलाइट बोल्ड पे भी लिखा हुआ है मैंने, कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको लिखने होंगे अगर पूछा गया तो, और ये बताना पड़ेगा कि कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में लाना पड़ता है कंपाउंड को, क्या करके? सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करके, फ्यूज यानी मेल्ट करके। ठीक है। अब जो साइनाइड, सल्फाइड और हैलाइड है, अगले पेज पे आ जाइए, 89 पे लाइन पढ़िए। साइनाइड, सल्फाइड एंड हैलाइड of sodium so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water। ये बता दिया मैंने, वाटर लेते हैं इसके अंदर, और दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये जो बना है ना हमारा टेस्ट ट्यूब में फाइनल जो सोल्यूशन बना है, इसको बोला जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। जो फाइनल टेस्ट ट्यूब में हमारा जो एक्सट्रैक्ट बना है उसको बोला जाता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो आई होप ये याद रहेगा तुमको। अब उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, अभी टेस्ट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट करा है। ये सारे सोल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इसके अंदर साइनाइड प्रेजेंट है। साइनाइड मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है या हैलोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रिएक्शंस फॉर द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो क्या होता है बेसिकली, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को करेंगे और उसको बॉईल करेंगे किसके साथ? आयरन टू सल्फेट। आयरन टू सल्फेट मतलब FeSO4 के साथ बॉईल करेंगे इसे। ठीक है। और फिर उसके बाद एसिडिफाई कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। उसके बाद क्या डाल देंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है। अगर ये करने से प्रूजन ब्लू कलर आया, प्रूजन या ब्राइट ब्लू कलर होता है बेसिकली, देख लेना इंटरनेट पे, गूगल पे डाल के देखना प्रूजन ब्लू कलर कैसे देखता है। ब्लू का ही शेड है बेसिकली, समझ लो। ठीक है। अगर प्रूजन ब्लू कलर आया तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंफर्म्ड है। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में? साइनाइड की फॉर्म में मिलेगा आपको। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, जब आप आयरन सल्फेट डालते हो FeSO4, तो साइनाइड से FeSO4 में से क्या मिलेगा आपको? Fe2+ आयन। और साइनाइड कहाँ से मिला? सोडियम साइनाइड से। ये सोडियम साइनाइड से मिला, ये FeSO4 से मिला। पूरा पूरा कंपाउंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे कंपाउंड की जरूरत है ही नहीं। सॉरी, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में से क्या चाहिए मुझे? सिर्फ साइनाइड। और FeSO4 में से चाहिए सिर्फ Fe, तो मैंने उतना ही लिखा। देखो, साइनाइड माइनस आयन और Fe2+ आयन, ये दोनों मिलके एक ये कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है इनको। ये 12th में सीखोगे आप एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है। FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 4-। ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा। अब फिर ये कंपाउंड क्या होगा? Fe3+ से फर्दर रिएक्ट करेगा। अब Fe3+ कहां से आया? आपने Fe2+ आयन डाले थे, ठीक है, और आपने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? Fe2+ आयन को Fe3+ आयन में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है SO2 के अंदर। ठीक है। बाकी बाई प्रोडक्ट जो है वो बैलेंस करने के लिए H+ और OH- अलग चीज है, H+ और H2O अलग आएगा, वो बात की बात है। फिलहाल ये देखो कि Fe2+ को Fe3+ में किसने कन्वर्ट करा? सल्फ्यूरिक एसिड ने। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया Fe2+ ने, इससे Fe3+ आयंस कंबाइन करेंगे और ये फाइनल कंपाउंड बना देंगे। ठीक है। अब ये फाइनल कंपाउंड कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तुम्हें देखने में, लेकिन बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, जो तुमने ऊपर वाला कंपाउंड अगर तुम्हें याद करना पड़ेगा, नीचे वाला याद नहीं करना पड़ेगा। इस कंपाउंड के ऊपर क्या था, देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। अभी जो तुमने ऊपर कंपाउंड बनाया था ये था FeCN6। ऊपर क्या चार्ज है? 4-। इससे मुझे कंबाइन करना है Fe3+। हमने ये सीखा था 9th क्लास में कि वैलेंसीज क्रॉस हो जाती है। इसका चार्ज कहाँ आएगा?
इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, तो चार्जेस एक्सचेंज कर दो बेसिकली। तो 4 - कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। 3 + कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। बन गया कंपाउंड। अब क्योंकि ये कंपाउंड हाइड्रेटेड होता है और हमें ये नहीं पता कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन एग्जैक्टली कितने होते हैं, तो हम फिक्स नहीं होते, बेसिकली चेंज होते रहते हैं, तो हम 1H2O, 2H2O, 3H2O की जगह क्या लिख देते हैं, XH2। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कंडीशन ये नंबर ऑफ H2O वैरी कर सकते हैं, तो XH2O याद रखना है। ये जो कंपाउंड आपका बना है फाइनली, Fe4FeCN6 यही कंपाउंड आपका प्रूजन ब्लू कलर का होता है। तो अगर ये कंपाउंड बन गया तो इसका मतलब आयोडीन, सॉरी, नाइट्रोजन कंफर्म है, नाइट्रोजन है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कंपाउंड कैसे बनेगा ये याद रहेगा सबको। क्रॉस करनी है वैलेंसी इस रिएक्शन को, देखो बस ये ऊपर वाला कंपाउंड आपको याद करना पड़ेगा क्या बना था, और नीचे वाला कंपाउंड में कोई टेंशन नहीं है। और इसके अंदर भी याद रखना बहुत आसान है, देखो अगर वैसे ऊपर वाला याद ना रहे बाई चांस, क्या हो रहा है, Fe2+ के साथ 6 साइनाइड कंबाइन कर रहे हैं। Fe2+ के साथ 6 साइनाइड कंबाइन कर रहे हैं, 6 साइनाइड। Cn पे 1 - है और 6 है, तो 2+ और 6 - हो गया कि नहीं हो गया। Fe के साथ 6 Cn कंबाइन कर दो। उसके बाद देखो Fe पे चार्ज था 2+, और Cn पे था 1 - और 6 साइनाइड का कितना हो गया, 6 - तो 2+और 6 - मिला के कितना बना, इनको ऐड करो, क्या बना, 4 - बना ना, इसीलिए ऊपर क्या आ गया, 4 - आ गया। तो ये भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि Fe2+ के साथ 6 साइनाइड आयंस कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये इसलिए रटवा रहा हूँ रिएक्शंस क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। अब क्या होता है कि लोगों को ये तो याद रह जाता है कि फेरस सल्फेट डालना होता है, फिर आयरन सल्फेट, फिर प्रूजन ब्लू कलर आ जाता है, रिएक्शन नहीं लिख कर आते। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया और आप रिएक्शन नहीं लिख कर आए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही टेस्ट है, इसको ध्यान से याद रखना है, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अगला टेस्ट है सल्फर का, ये आसान सा ही टेस्ट है। तो सल्फर का टेस्ट क्या होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को लेंगे, एसिटिक एसिड डालेंगे उसके अंदर, एसिटिक एसिड यानी CH3COH, और लेड एसिटेट डालेंगे। लेड एसिटेट क्या हो गया, एसिटिक एसिड तो पता ही है खैर सबको, CH3COOH, लेड एसिटेट हो गया, लेड डल जाएगा एसिटेट के अंदर। एसिटेट क्या होता है, CH3COO-, इसमें लेड डालोगे, अब लेड की वैलेंसी होती है 2, तो इस पे आ जाएगा होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस Pb। ठीक है, ये हो गया लेड एसिटेट। ये ऊपर वाला पार्ट में थोड़ा सा सरका देता हूँ ऊपर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो इससे। ये तो मिटा ही देते हैं ना, ये तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट तो लिखा ही है। ये रिएक्शन जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी टाइप्ड फॉर्म में, बस वही लिखना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि Fe3+ कहाँ से आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसके अंदर लेड एसिटिक एसिड डालेंगे और लेड एसिटेट डालेंगे, तो उससे एक ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, जो लेड सल्फाइड का पीपीटी होगा, इससे कंफर्म होता है सल्फर। तो बेसिकली है क्या, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फाइड है, अब ये सल्फाइड कहाँ से आया, हमने अभी बनाया था सोडियम सल्फाइड, ऊपर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में देखो Na2S बन रहा था। Na2S में से मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ S चाहिए था, S के ऊपर 2 - चार्ज होता, तो मैंने वो ले लिया सर। पूरा सोडियम सल्फाइड लिखने की जगह सिर्फ सल्फाइड आयन लिखा है। ठीक है, अभी सल्फाइड आयन और लेड आयन कहाँ से आया, ये भी लेड एसिडेट से आया। अब चाहो तो पूरा रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन उससे कंफ्यूजन नहीं होती और मतलब मुश्किल हो जाता है याद रखना। तो इसमें एक्चुअली पूरा रिएक्शन ये होगा, सोडियम सल्फाइड में हम डाल रहे हैं लेड एसिटेट, CH3COO होल ट्वाइस लेड। अब इसमें से ना तो सोडियम इंपॉर्टेंट है ना एसिडेट इंपॉर्टेंट है, सॉरी लेड सल्फाइड है, सॉरी Na2S। लेड सल्फाइड में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से सल्फाइड आयन इंपॉर्टेंट है, इसमें से, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, लेड लिखना था, PD लिख दिया, PB लिखना था। ठीक है, सॉरी। तो इसमें से सल्फाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें से लेड इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ, सिर्फ सल्फाइड और सिर्फ लेड लिख देता हूँ। सिर्फ सल्फाइड लिख देता हूँ और सिर्फ लेड लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया, देखो ये आ गया सल्फाइड, ये आ गया लेड, ये दोनों कंबाइन होके लेड सल्फाइड बना देंगे, और जो कि बना देगा ब्लैक पीपीटी। अब ये बचा हुआ सोडियम और एसिटेट आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आसान सी चीज है। बचा हुआ जो सोडियम है और एसिटेट है, ये आपस में कंबाइन हो जाता है, उससे हमारे क्या मतलब, तो हमारा मेन रिएक्शन लेड सल्फाइड की वजह से हो रहा है, और वही ब्लैक पीपीटी बना रहा है, तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है।
अब देखो अगला इसका एक ऑल्टरनेट टेस्ट भी है, अगर आप ये भी लिख के आओगे तो काम हो जाएगा वैसे अगर एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी एक ऑल्टरनेट टेस्ट भी है। अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये कंपाउंड होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इस कंपाउंड से अगर हम ट्रीट करें तो एक वायलेट कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, इससे भी हम कंफर्म, मतलब ये दूसरा टेस्ट हो गया, ऑल्टरनेट टेस्ट हो गया कंफर्म करने के लिए कि सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इससे ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो पूरा कंपाउंड एज इट इज है, FeCN5NO। FeCN5NO, बस लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? S ऐड हो जाएगा। चार्ज 2- की जगह 4- हो जाएगा, क्योंकि S ऐड होने से S पे क्या चार्ज था? 2-, वो भी इसके अंदर डाल दो तो क्या हो गया? 2- ऑलरेडी था, 2- सल्फर का आया, टोटल चार्ज क्या हो गया? 4-। तो ये भी याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, FeCN5NO है, 2- चार्ज है ऊपर, उसमें सल्फाइड आयन और ऐड कर दो, एग्जैक्ट कंपाउंड रखो ब्रैकेट में, एक और बस सल्फाइड आयन, NO की जगह NOS हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसे NO को ऐसे भी लिख देते हैं, NO ब्रैकेट में और S बाहर, वो भी ठीक है, ऐसे भी लिखना ठीक है, NOS ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 2- की जगह 4- चार्ज जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हमने ये सीखा नहीं, हमने ऊपर रिएक्शन में नहीं लिखा, लेकिन देखो अगर हमने क्या पढ़ा था, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होता है? सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन करके सोडियम साइनाइड बना देते हैं, यही लिखा था ऊपर रिएक्शन। और सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम और सल्फर कंबाइन करके सोडियम सल्फाइड बना देते हैं, Na2S। ठीक है, लेकिन अगर और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या होता है? ये रिएक्शन होता है, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर चारों कंबाइन हो जाते हैं और वो बना देते हैं सोडियम थायोसाइनाइड। क्या बना देते हैं? सोडियम थायोसाइनेट। इस कंपाउंड को कहते हैं सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, ये ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, यहां भी लिख दो चाहो तो, अगर कंफ्यूजन हो रही है, सोडियम थायोसाइनेट। तो अगर सोडियम थायोसाइनेट होगा ना, तो इसमें वही सेम टेस्ट करने से जो प्रूजन ब्लू कलर आया था, प्रूजन ब्लू की जगह क्या कलर आएगा? ब्लड रेड कलर आएगा। बिल्कुल सेम टेस्ट करने, जो नाइट्रोजन वाला टेस्ट था वही करेंगे। देखो क्या हो रहा है, थायोसाइनेट के साथ Fe3+ आयन कंबाइन कर रहे हैं, Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वही रिएजेंट डालने पड़ेंगे इसके अंदर, जहां पे प्रूजन ब्लू कलर आ रहा था वहां पर ब्लड रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज करोगे, फेरस सल्फेट डालोगे और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, जहां पे प्रूजन ब्लू कलर आता था वहां पे ब्लड रेड कलर आ जाएगा। तो अगर प्रूजन ब्लू आया तो हम कहेंगे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर ब्लड रेड कलर आ गया तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम बोले देख कहेंगे अगर हमें दिखा कि ब्लड रेड कलर आया, तो वो क्या किस वजह से आ रहा है? क्योंकि थायोसाइनाइट आयंस थे, थायोसाइनाइट Fe3+ से कंबाइन कर रहे थे और इसकी वजह से ब्लड रेड कलर आ रहा था। ठीक है, तो याद रहेगा ये। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या डाला? फेरस सल्फेट और H2SO4, H2SO4, अगर इससे क्या कलर आया? अगर इससे ऐसे दो पार्ट में ऐसे लिख देते हैं, अगर इससे प्रूजन ब्लू कलर आया, प्रूजन ब्लू कलर आया, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर इसी से ब्लड रेड कलर आ गया, ब्लड रेड कलर आ गया, तो इसका मतलब साइनाइड नहीं, थायोसाइनेट आयन बना था, और क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी। ठीक है, ये हो गया टेस्ट किसका? नाइट्रोजन प्लस सल्फर का। अब इसमें एक चीज और समझो, अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो थायोसाइनेट जो है वो डिकम्पोज होके साइनाइड एंड सल्फाइड अलग अलग बना देता है। मान लो अगर आपका ब्लड रेड कलर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं एक नाइट्रोजन का इंडिविजुअल टेस्ट और कंफर्म करूं, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम सारा एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के अंदर और सोडियम डालेंगे और उसको हीट कर देंगे।
ठीक है। उससे क्या होगा, सोडियम साइनाइड अलग हो जाएगा और सोडियम सल्फाइड अलग बन जाएगा। अगर हमें पता लग गया कि सल्फर, पहले तो हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा, हमें अपने आप से पहले से तो पता नहीं होगा कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। तो अगर नाइट्रोजन सल्फर पहले दोनों प्रेजेंट है, तो हम ये भी, अच्छा वैसे ऑल्टरनेट तरीका बेटर ये होता है कि हम क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ना दोबारा से बनाएंगे। पूरा जो प्रोसीजर करा था हमने, वो फ्यूजन ट्यूब में डाल के हीट किया था, फिर पानी में डाला था, फिर क्रश किया था, फिर फिल्टर किया था, वो पूरा प्रोसीजर दोबारा से करेंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, सोडियम जो डाला था ना उसके अंदर, वो एक्सेस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी में जब डालोगे तो उससे होगा क्या, सोडियम साइयोसाइनेट बनेगा तो सही, लेकिन वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड अलग अलग बना देगा। तो फिर ये ब्लड रेड कलर नहीं आएगा, साइनाइड से वही प्रोविजन ब्लू आएगा, और इससे जो अलग इसका टेस्ट था ब्लैक पीपीटी वाला, वो भी हो जाएगा। तो हम, अगर हमारा ब्लड रेड कलर आता है तो हम कंफर्म करने के लिए दोबारा से फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाकर इंडिविजुअल टेस्ट भी कर सकते हैं साइनाइड और सल्फाइड के। ठीक है भाई। चलो अब अगला देख लो, टेस्ट फॉर हैलोजन। तो हैलोजन के टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले नाइट्रिक एसिड डालकर एसिडिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे। नाइट्रिक एसिड डालेंगे, नाइट्रिक एसिड क्या होता है अगर याद नहीं है तो HNO3, और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 से ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब AgNO3 से ट्रीट करने पर क्या होगा, अगर व्हाइट कलर का पीपीटी बना, और वो व्हाइट पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब डिसॉल्व हो गया। देखो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC लिख देता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, फिर उसके बाद ऊपर से मैंने डाला HNO3 प्लस AgNO3, दो चीजें डाली, HNO3 प्लस AgNO3। अगर ये दोनों डालने से वाइट पीपीटी आया, यानी टेस्ट ट्यूब में क्लाउडी सोल्यूशन हो गया, और फिर जैसे ही उसके अंदर व्हाइट पीपीटी के अंदर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थोड़े से ड्रॉप्स डाले, और व्हाइट पीपीटी डिसअपियर हो गया। क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। किसको कंफर्म करता है ये क्लोरीन को कंफर्म करता है। ठीक है। लेकिन अगर पीपीटी जो बना वो येलोइश कलर का बना, किस कलर का, येलोइश कलर का पीपीटी बना व्हाइट बनने की जगह, और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पैरिंगली सोल्यूबल है, स्पैरिंगली मतलब थोड़ा सा सोल्यूबल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से पूरा पीपीटी गायब नहीं होगा, यानी सोल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा वापस, लेकिन थोड़ा सा उसका जो क्लाउडीनेस है या पीपीटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। अगर पीपीटी बना डार्क येलो कलर का, किस कलर का, डार्क येलो, येलोइश का मतलब था लाइट येलो, डार्क येलो कलर का पीपीटी बना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हुआ, इनसॉल्यूबल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और वो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, क्लाउडी का क्लाउडी ही रहा, मतलब येलो का येलो ही रहा सोल्यूशन, इसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है। फ्लोरीन इसमें टेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड कार्बन से बहुत स्ट्रांग होता है, वो टूटता ही नहीं है। तो फ्लोरीन के टेस्ट अलग ही है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ये टेस्ट होते हैं। तो व्हाइट पीपीटी बना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन है। येलोइश लाइट येलो कलर का पीपीटी बना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से डिसॉल्व नहीं हुआ, सॉरी थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ, तो ब्रोमीन है। और डार्क येलो पीपीटी बना एकदम, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से वो गायब भी नहीं हुआ, डार्क येलो का येलो रहा, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब आयोडीन प्रेजेंट है। होता यह है कि एक्चुअली जो आपका हैलोजन होता है, रिएक्शन को देखोगे आप, वो अमोन सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयन से रिएक्ट करता है, और ये सिल्वर हैलाइड बनाता है। यही सिल्वर हैलाइड जो है आपका पीपीटी देता है। सिल्वर हैलाइड क्या मतलब, अगर सिल्वर क्लोराइड हुआ तो व्हाइट पीपीटी देता है, सिल्वर ब्रोमाइड हुआ तो लाइट येलो पीपीटी देता है, और सिल्वर आयोडाइड हुआ तो डार्क येलो पीपीटी देता है। ठीक है। तो ये व्हाइट, ये येलोविश, ये डार्क येलो। ठीक है भाई। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अगले पेज पे आप देखोगे लिखा होगा, अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं, वो भी प्रेजेंट है, आप पहले नाइट्रोजन और सल्फर का ही टेस्ट करते हो, वो भी प्रेजेंट होता है ना कंपाउंड के अंदर, तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बॉईल करना जरूरी होता है, ताकि साइनाइड और सल्फाइड को जो बने हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए और वो टेस्ट में इंटरफियर ना करे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि HNO3 क्यों डालते हैं हम कंपाउंड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर। ठीक है। नाइट्रिक एसिड किस लिए डाला जाता है, साइनाइड और सल्फाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो टेस्ट में इंटरफियर ना करे। ठीक है।
हाँ जी, तो टेस्ट फॉर हैलोजन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर फास्फोरस। तो टेस्ट फॉर फास्फोरस में कंपाउंड को सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सोडियम पर के साथ हीट करते हैं। HNO3 के साथ भी कर सकते हैं, वैसे इन्होंने देखो रिएक्शन में HNO3 के साथ हीट किया हुआ है। फास्फोरस जो होता है कंपाउंड के अंदर वो फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट में। फिर सॉल्यूशन को बॉईल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एंड देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अभी हमने जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाए थे ऊपर, तो उसमें बना था साइनाइड बना था, सल्फाइड बना था और हैलाइड बना था, NaX। कहीं पे भी आपने देखा फास्फोरस का कुछ नहीं हुआ था। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में फास्फोरस रिएक्ट नहीं करता। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही डायरेक्टली किसी परऑक्साइड से या फिर HNO3 से या H2SO4 से रिएक्ट करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जो भी हमारा फास्फोरस है ना, वो कन्वर्ट किस में हो जाए, फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। फॉस्फेट यानी PO4 3- आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। फिर सॉल्यूशन को हम बॉईल करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, जो ये रिएक्शन दिखा रखा है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसे ऑक्सीडाइजिंग बोल दिया, लेकिन सोडियम फॉस्फेट बना लिया इन्होंने। सोडियम फॉस्फेट कैसे, सोडियम मेटल के साथ हीट किया होगा और कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला होगा, सोडियम पर जैसे कि। अच्छा नहीं, ये वही है, सॉरी। कंपाउंड में जो भी फास्फोरस होगा ना, ये रिएक्शन ना इनफैक्ट ऐड कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। फास्फोरस जो होगा कंपाउंड में, उसे हमने ऐड किया सोडियम पर के साथ, Na2O2। तो ये क्या करता है, इसके साथ सोडियम फॉस्फेट बना लेता है, Na3PO4। अब ये सोडियम फॉस्फेट के अंदर पहला रिएक्शन एक्चुअली ये होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी फॉस्फोरस होता है वो सोडियम पर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना देता है, सोडियम फॉस्फेट। फिर इस सोडियम फॉस्फेट को हम HNO3 से ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सोडियम फॉस्फेट है वो हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसको हम रिएक्ट कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। ये कंपाउंड क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट। तो अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ हम इसे हीट कराते हैं, और अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट कराने पर ये बना देता है, ये कंपाउंड अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना देता है। क्या बना देता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ नीचे, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ये जो कंपाउंड है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। ठीक है। येलो कलर का कंपाउंड बनता है ये। इस अगर येलो कलर का कंपाउंड बना तो इसका मतलब फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसका देखो रिएक्शन है भी कॉम्प्लेक्स, और इसको ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसको करना लास्ट में याद, जब तुम्हारा सब कुछ हो जाए और तुम्हारे पास टाइम बचे तो कर लेना। नहीं कर पाओ, अगर ज्यादा ओवरबर्डन हो रहा है जिनका एग्जाम अभी है, तो वो ये याद मत। वो बाकी जो तीन टेस्ट ऊपर बताए हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन का, सल्फर का और हैलोजन का। ठीक है, हैलोजन जो जो चीज इंपॉर्टेंट मार्क कराई है उसको याद कर लेना। ये अगर लास्ट में टाइम बचे तो ये भी कर लेना। करना तो इवेंचुअली सब कुछ ही है, लेकिन अभी एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो इस पे बहुत मेहनत मत करना। रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जैसे कि मैंने बताया आपको, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने ये पता लगाया कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम ये पता लगाएंगे कौन कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। हर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी कितनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो उसके लिए ये सेटअप दे रखा है आपको। ऑब्वियसली ये कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी समझ लो क्या है। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आएगा। उसके दो दो मेथड भी दे रखे हैं। उसके अलावा मे बी हैलोजन का एस्टिमेशन का आएगा। तो कार्ब उसका आता है या तो नाइट्रोजन का या मे बी हैलोजन का। दो मेथड हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है। फिर भी कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या किया हमने। ये एक आपको बोल जैसा दिखाई दे रहा है रखा हुआ। इस बोल के अंदर इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और नीचे से एक फ्लेम लगा रखी है, फ्लेम करके हीट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है ना, सैंपल इन अ प्लैटिनम बोट। तो प्लैटिनम बोट इसे बोल दिया है। बोट जैसा बेसिकली क्या होता है, एक बोल होता है इस शेप का, इसको बोट बोल देते हैं। ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला,
और नीचे से क्या जा रही है, इस ट्यूब में से आ रही है प्योर ड्राई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन क्या करेगी, इसे बर्न करेगी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ठीक है। इसको पास कराएंगे कॉपर ऑक्साइड पैलेट से। कॉपर ऑक्साइड पैलेट से इसलिए कर रहे हैं कि अगर बाई चांस कोई कार्बन और हाइड्रोजन बिना कन्वर्ट हुए, बिना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुए गुजर जाए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्यों, कॉपर ऑक्साइड पॉलिट उसको भी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर दे। तो बेसिकली इसके पार जो भी निकलेगा ना, वो सिर्फ क्या होगा, CO2 और H2O। अब इसके आगे देखो, दो टेस्ट ट्यूब, दो ट्यूब जैसी लगा रखी है यू शेप की। एक ट्यूब में भरा हुआ है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अगली ट्यूब में भरा हुआ है KOH सोल्यूशन। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, H2O एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, KOH क्या करता है, KOH जो है आपका H2O, सॉरी H2O वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जो KOH सोल्यूशन है ये CO2 एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। तो जाहिर बात है, अगर जब ये H2O एब्जॉर्ब कर लेगा और वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उन टेस्ट ट्यूब, जो यू ट्यूब है, इनका वेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन ट्यूब्स का इनिशियल और फाइनल वेट ले लेते हैं। इनिशियल वेट और फाइनल वेट ले लिया। इनिशियल वेट मतलब जब इनमें इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया और CO2 एब्जॉर्ब नहीं किया, और एक वेट लेंगे जब इन्होंने CO2 और H2O एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उससे वेट डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि इस ट्यूब ने कितना वाटर एब्जॉर्ब करा और इस ट्यूब ने कितना CO2 एब्जॉर्ब करा। ठीक है। जब हमें दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट पता लग गया, कितना कितना मास डिसॉल्व वो हुआ है, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब हुआ है। CO2 कहाँ से, CO2 में क्या था, कार्बन, और H2O में क्या था, हाइड्रोजन। तो अगर मुझे CO2 का मास पता लग जाए तो ये भी पता लग जाएगा उसमें कार्बन कितना था, और अगर H2O का मास पता लग जाए तो उसमें ये पता लग जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन कितना था। तो ऐसे करके मैं कार्बन और हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। फॉर्मूला है उसके लिए ये, कि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहते हो तो क्या, 12 आएगा ऊपर। ठीक है, किसका मास, कार्बन का मास, नीचे 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मास, क्योंकि 44 में से 12 ग्राम प्रेजेंट होता है। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना CO2 प्रेजेंट होगा, ये इससे निकाल लेंगे। अब इस फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली exactly कैसे हुआ, इसे बस याद करना है। फिलहाल ये फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। इवेंचुअली नीट में तो खैर सभी कुछ करके जाना है, और अगर आपके पास टाइम हो बोर्ड के लिए, इसके आपके एग्जाम में, तो आप ये भी करके जाना। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ऊपर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 2, नीचे पूरे वाटर का मोलर मास आ गया 18, ऊपर मास ऑफ H2O जो आपका ट्यूब में आया, कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब में ये कितना H2O एब्जॉर्ब हुआ, और नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने इनिशियली, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका। ठीक है, ऊपर जो ये क्रूसिबल में यहाँ लिया था, इसमें कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था उसका मास। ठीक है, इंटू 100, ये परसेंटेज निकल जाएगी हाइड्रोजन। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मार्क कर देना ताकि तुम्हें याद रहे, ये दिस इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, W ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और CO2 का मास कहाँ से मिलेगा, CO2 का मास यहाँ से मिलेगा, KOH सोल्यूशन की जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर से मिलेगा आपको मास ऑफ CO2, और जो कैल्शियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब है इससे मिलेगा मास ऑफ H2O। ठीक है। चलिए अब देखिए एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिससे पक्का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से समझो। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में ना हमें दो मेथड करने हैं। कौन कौन से, डूमास मेथड और जेल्डाल मेथड, दोनों में से किसी से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस इसी के, हाई चांसेस हैं कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा इससे। अगर आपके स्कूल में, अगर आप प्राइवेट स्कूल में और ये नहीं कराया तो बात अलग है, और वो नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का जो है सेंट्रल पेपर होने वाला है, 100% उसके अंदर या तो डूमास मेथड पे क्वेश्चन होगा या जेल्डाल मेथड पे क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो देखो भाई, कैसे करोगे आप, इसके अंदर ना क्या करना है आपको। अब ये इसमें ना थोड़ा सा मैंने NCERT के हिसाब से लिख दिया था। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान तरीका होगा अगर आप इस फॉर्मूले को ना यूज करके ये तो यूज करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। या कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने चेंज कर दिया था, राइट। कर सकते हैं ये भी। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे।
इसका ऑल्टरनेट मैं बता दूंगा। देखो खैर, डूमास मेथड काम कैसे करता है पहले ये समझो। ठीक है, यही वाला जो सेटअप है ना हमारा ऊपर वाला, यही एग्जैक्ट सेटअप चाहिए होगा मुझे। इसी एग्जैक्ट सेटअप के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में को मैं हीट करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कार्बन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के अंदर। ठीक है, और जो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होगी वो एज अ नाइट्रोजन गैस ही निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होती। देखो, द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन। क्या क्या निकलता है इससे, फ्री नाइट्रोजन गैस निकलती है। देखो रिएक्शन में निकलती हुई दिख रही है नाइट्रोजन गैस। ये रिएक्शन याद करना जरूरी नहीं है, ये नहीं पूछा जाता आपसे एग्जाम में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाहर क्या निकलेगी, इसके बाहर निकलेगी, देखो लास्ट में सेटअप के एंड में देखो, सेटअप के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुकी है, वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, तो यहाँ से दिखा रखा है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फ्री निकल रही थी। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अलावा साथ साथ नाइट्रोजन भी निकल सकती है, फ्री नाइट्रोजन भी यहीं से निकलेगी। ठीक है, अब मिक्सचर ऑफ गैसेस जो भी है उनको कलेक्ट कर लेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है वो कलेक्ट हो जाती है किसके ऊपर, अपर पार्ट ऑफ ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब। हम क्या करते हैं बस इस सेटअप में एक चीज करते हैं, एक चीज ये करते हैं कि हम फ्री ऑक्सीजन नहीं डालते, यहां से जो प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन डाल रहे थे ना, ये नहीं डालते, ताकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जो निकल रही थी यहाँ पर वो ना निकले। क्या निकले, सिर्फ नाइट्रोजन गैस निकले। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया KOH सोल्यूशन ने, वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम क्लोराइड ने। अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेस ऑक्सीजन निकलेगी भी नहीं, क्या निकलेगा, सिर्फ नाइट्रोजन निकलेगी। अब नाइट्रोजन जो निकलेगी, एक सेटअप ऐसा बनाया जाता है जिससे नाइट्रोजन का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी नाइट्रोजन निकल रही। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला हमने एक्चुअली हमें एक चैप्टर हमारा था स्टेट्स ऑफ मैटर जो कट गया सिलेबस से। अगर वो पढ़ा होता तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होता, लेकिन ये फॉर्मूला को इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। फिर उसके बाद फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर। या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, एक कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर और दूसरी कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारी P2V2 और T2 है ना, इसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP कंडीशन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, STP कंडीशन। और इसको मान लेते हैं P1V1 और T1 को गिवन कंडीशन। क्या मान लेते हैं, गिवन कंडीशन। अब देखो STP पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, STP पे मुझे प्रेशर पता है कितना होता है, 1 atm। 1 atm को मिलीमीटर मर्क्यूरी में लो। 1 atm यहाँ लिख देता हूं मैं, कहाँ लिखूं, साइड में इधर लिख देता हूँ। 1 atm जो है लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, 760 mmHg के बराबर होता है प्रेशर में। कन्वर्जन यूनिट होता है mmHg, भी एक यूनिट है प्रेशर का। तो 1 atm ये 760 mmHg। तो P2 जो STP का प्रेशर है उसको मैंने ले लिया 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी में। वॉल्यूम जो है मैं STP पे पता लगाना चाहता हूँ, V2। ठीक है, डिवाइडेड बाय इन STP का टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। ठीक है, फिर उसके बाद गिवन में आपको इसको ऐसे ही रख देते हैं, P1V1 अपॉन में T1। अब ये सारा STP वाला जो वॉल्यूम है मैं एक साइड रखता हूँ, V2 इसको यही रखता हूँ, और ये बाकी सब इधर ले जाता हूँ। क्या बन गया, P1V1 अपॉन T1, और इनटू में क्या आ गया, नीचे से 273 ऊपर आ गया, ऊपर से 760 नीचे आ गया। अब इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो, V2 का फॉर्मूला ये यही फॉर्मूला है कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला और V2 का फॉर्मूला ये सेम है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP मैंने V2 को बोला है। लुक एट द टू फॉर्मूलाज, में हाईलाइट कर देता हूँ ये और ये जो मैंने बनाया है। V2 क्या है, वॉल्यूम एट STP, वो किसके बराबर है, P1V1 अपॉन T1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने 70 लिख दिया, 760। ठीक है, ये एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है। ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया कि कैसे आया, गिवन और STP। अब ये जो तुम्हारा V2 निकल कर आएगा ना, या वॉल्यूम ऑफ STP, मैंने V2 लिया, इन्होंने बस V लिया है, फर्क इतना है। ठीक है, तो आप V ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या V2 ले लो। इस V2 को उठा के आप रखोगे इस फॉर्मूला में, ये रहा नीचे वाला फॉर्मूला परसेंटेज निकालने के लिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 28, जो कि होता है मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, N2 गैस का मोलर मास 28 होता है, इनटू जो वॉल्यूम निकाला आपने STP पे उससे मल्टीप्लाई करोगे, इनटू 100 परसेंटेज के लिए आता है,
और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और 22400। 22400 क्या है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। अगर ये लीटर को एमएल में कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 22400 ml, तो ये वो है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे आया, इसकी डेरिवेशन क्या है, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ना तो आपके एग्जाम में आती है, किसी भी एग्जाम में ना आपको करने की जरूरत है। वो डेरिवेशन ना तो सीबीएसई में आएगी ना नीट में आएगी, नीट में भी आएगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्ट क्वेश्चन करना आएगा। ठीक है, बस इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, जो इस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फॉर्मूले में जो P1 है हमारा, क्या है, जो P1 है, ये P1 ना हमें कभी कभार डायरेक्टली नहीं देते, हमें क्या करते हैं, वाटर वेपर भी थोड़ा बहुत निकल आता है साथ साथ में, तो क्या देते हैं हमें, प्रेशर देने के साथ साथ में एक्वस टेंशन देते हैं। तो हमारा, एक मिनट में यहां लिख देता हूं ये चीज, कि P1 इज एक्चुअली इक्वल टू गिवन प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। अब ये क्या चीज है, अभी समझ में आएगा, एक मिनट रुको। गिवन प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन क्या होगा, कि जो आपको प्रेशर दिया जाएगा ना, वो सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं होगा, उसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर वेपर भी मिक्स आता है नाइट्रोजन के साथ। हालांकि हमने ट्यूब पीछे लगाई थी कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम क्लोराइड वाली, एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वाटर वेपर उसके अंदर आता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्वस टेंशन होता है वाटर वेपर का प्रेशर। तो जो भी आपको प्रेशर गिवन होगा, उस प्रेशर में से वाटर वेपर का प्रेशर आप माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो P1 है ये नाइट्रोजन का प्रेशर है। तो बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर एक्वस टेंशन दे रखी है ना, तो उसे गिवन प्रेशर में से आपको माइनस करना। ठीक है, मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। एक जेल्डाल मेथड लिखा हुआ है, इसके बाद अगले पेज पे ये रहा, डूमास मेथड का क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 93 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आएगा और क्या करना होगा। ये आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट और भी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बाद में करा दूंगा। फिलहाल इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। पहला क्वेश्चन मैंने डूमास मेथड पे जा रखा है, दूसरा जेल्डाल मेथड, जेल्डाल मेथड अभी समझाऊंगा। तो डूमास मेथड का क्वेश्चन देखिए, estimation of in Dumas method for estimation of nitrogen, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले लिखते जाओ क्या क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओसी गिवन है 0.3 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद गेव 50 ml नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दे दिया, V1 लेंगे हम सारे, गिवन गिवन उसको 50 ml नाइट्रोजन, सारे जो गिवन होंगे ना, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, उन सबको हम 1 लेंगे, V1 P1 T1 एंड सो ऑन। 50 ml नाइट्रोजन एट टेम्परेचर 300 केल्विन, तो T1 हो गया आपका 300 केल्विन। ठीक है, और प्रेशर कितना दिया है, P1 दिया है 715 mm, 715 mm। लेकिन आप देखो क्वेश्चन के एंड में एक्वस टेंशन भी लिखी हुई है, 300 केल्विन पे 15 mm होती है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको गिवन प्रेशर होगा उसमें से एक्वस टेंशन माइनस कर दो, तो 715 में से 15 माइनस कर दो, क्या आ गया, 700 mmHg। ये आपका प्रेशर आ गया। तो जो भी प्रेशर गिवन होगा mmHg में, उसमें से आप एक्वस टेंशन अगर गिवन है तो उसको माइनस करके लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एक्वस टेंशन वाटर वेपर की प्रेशर होता है, जो हमें माइनस करना होता है, जो हमें नहीं चाहिए। क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लगाओगे P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, P1V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन में T2। इस वाली कंडीशन को आप मानोगे एसटीपी, P2 वाली कंडीशन को, और P1V1 T1 को मानोगे गिवन। ठीक है, अब ये पुट करते हैं सारी वैल्यू। P1 कितना गिवन है, 700 में से 15 माइनस करके 700 आया था। वॉल्यूम गिवन था 50 ml। ठीक है, 50 ml ही था ना, 500 तो नहीं था, 50 ml ही था। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, टेम्परेचर था, ml में ही लेना है बाय द वे वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था उसमें 22400 लिखा हुआ था, ml में ही था वो, तो ये भी ml में ही लेना है। टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है आपको। उसके बाद P2 आपको क्या कहते हैं, एसटीपी का प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, ये बताया था, फिक्स्ड कर लेना है। क्योंकि देखो 700 भी जो दिया है वो mmHg में दिया है, तो इधर P2 भी जो लोगे एसटीपी का प्रेशर, वो भी 180 मत लेना। 180 किसके बराबर होता है, 760 के बराबर। तो P2 आप 760 लोगे, V2 आप यहां से निकालना चाहते हो, डिवाइडेड बाय
टेम्परेचर 2, एसटीपी का टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। इससे मेरा V2 निकल जाएगा। तो 700 इंटू 50 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 300 ऑलरेडी गिवन है 760। ये कैलकुलेट कर देते हैं। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। एक बार कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं इसे जल्दी से। 7 5 35 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड बाय 76। ये आ गया आपका 41.9। और ये वॉल्यूम निकाला है ml में, गिवन था 50, तो ये भी 41.9 भी जो है वो ml में आएगा। अब उसके बाद अगर आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो कैसे निकलेगी? इसका फॉर्मूला क्या था? देखो फॉर्मूला देखो जल्दी से ऊपर। क्या फॉर्मूला था? 28 इंटू V2, ये जो वॉल्यूम निकाला है एसटीपी पे, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, डिवाइडेड बाय 100 नहीं था, सॉरी, हाँ सॉरी था 100, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और 22400। ठीक है, तो कहाँ गया, सॉरी, ये रहा, इंटू 100 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना दिया था मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये रख देंगे अभी फिलहाल, मास फॉर्मूला लिख देते हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 22400। ठीक है, अभी सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 28 तो एज इट इज आ जाएगा। और V2 कितना हो जाएगा? V2 आपने निकाला है 41.9 ml इंटू 100 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया 0.3 ग्राम। इसे भी ग्राम में ही रखेंगे, केजी में मत कन्वर्ट करना, क्योंकि जो 28 मोलर मास दिया है वो भी किस में लिया हुआ है? ग्राम पर ml में ही होता है ना, ये ग्राम पर मोल में होता है मोलर मास नाइट्रोजन का। तो नीचे जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे ग्राम में ही रखना। इंटू 22400, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। और आपका जो फाइनल आंसर बना 28 इंटू 41.9 डिवाइडेड बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 224, ये बन गया 17.4%। 17.4% नाइट्रोजन है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमने लिया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑन डूमास मेथड। ठीक है, इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, फिगर्स चेंज होंगी ज्यादा से ज्यादा, और इससे ज्यादा कुछ चेंज करके नहीं देंगे। पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, ये P1V1/T1 इंटू पी इक्वल टू P2V2/T2, जिसमें से 1 वाला गिवन और 2 वाला एसटीपी ले लेना। एसटीपी पे याद रखना, टेम्परेचर तो 273 में याद रहेगा ही, प्रेशर जो है वो मिलीमीटर मर्क्यूरी में 760 होता है, क्योंकि जो गिवन प्रेशर आएगा वो मिलीमीटर मर्क्यूरी में आएगा। बस ये देखो मेनली ना मैच करना होता है। P1 यहाँ पर मिलीमीटर में दिया है तो P2 भी मिलीमीटर में लेना पड़ेगा। वॉल्यूम यहाँ ml में दिया है तो ये भी ml में ही निकल कर आएगा। टेम्परेचर तो खैर केल्विन में ही गिवन होता है और केल्विन में ही निकल कर आता है, तो उसकी तो कोई सोचने की बात है नहीं। प्रेशर का बस याद रखना कि दोनों साइड मिलीमीटर मर्क्यूरी में होगा। बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको एटीएम में दे दिया जाए, तो आप उधर भी, एसटीपी का एटीएम में कितना होता है 1 एटीएम, एसटीपी में प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। अगर मिलीमीटर मर्क्यूरी में लिखोगे तो 1 एटीएम जो है वो 760 के बराबर होता है, तो 760 रखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ये और याद रखनी है कि प्रेशर जो भी गिवन होगा उसमें से एक्वस टेंशन माइनस जरूर करनी है अगर गिवन है तो। अगर बाई चांस नहीं गिवन, तो इसका मतलब उन्होंने आपको डायरेक्ट प्रेशर प्रेशर दिया है, डायरेक्ट यूज कर लो। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रेशर डायरेक्टली दे दिया, एक्वस टेंशन नहीं दी, इसका मतलब अपनी मर्जी से एक्वस टेंशन इन्वेंट मत कर देना। नहीं दी तो इसका मतलब है नहीं एक्वस टेंशन, उसे माइनस नहीं करना, डायरेक्टली यूज करना है प्रेशर को। दी हुई है तो माइनस करोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ये भी आया था अभी कि डूमास मेथड में जो नाइट्रोजन गैस का एस्टिमेशन होता है, उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकली? N2 गैस की फॉर्म में। ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में निकलती है, जिसको हम टेस्ट करते हैं, तो किस फॉर्म में निकलती है? N2 गैस की फॉर्म में निकलती है। नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकलती है डूमास मेथड में नाइट्रोजन। ठीक है, तो वो तो प्रिंसिपल तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा उसका। ठीक, दूसरा मेथड जो है हमारा जेल्डाल मेथड, वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो जेल्डाल मेथड जो है यार वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो, लेकिन फिर भी ज्यादा चांसेस डूमास मेथड के आने के ही हैं, जेल्डाल मेथड के थोड़े कम है, लेकिन जेल्डाल मेथड भी आपको कराना है। तो जेल्डाल मेथड में होता क्या है, पहले तो ये सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको तो तुम खुद पढ़ लेना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ होता क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जरा,
जेल्डाल मेथड में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले केमिकल आपको मैं उसमें बताता हूँ डायग्राम में किस तरीके से होता है। हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेंगे आप अपना, फ्लास्क के अंदर आप डालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, जैसे ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 डालोगे, मैं साथ साथ रिएक्शन भी नीचे करके बताऊंगा आपको। जैसे ही आप H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में डालोगे क्या होगा, और हीट करोगे इसे, तो जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा ना, वो नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसी फ्लास्क के अंदर क्या करोगे, इसी फ्लास्क के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल दोगे। क्या डाल दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही क्या होगा, जो आपका अमोनियम सल्फेट बना है, इसमें भी मैं पैरेलल रिएक्शन भी चला के दिखा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है। जैसे ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डलेगा ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका सोडियम सल्फेट अमोनियम सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, अमोनिया गैस बना देगा और सोडियम सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा NaOH डालते ही। ठीक है, अब जैसे ही जो ये अमोनिया गैस बनी है ना, बेसिकली ये गैसियस फॉर्म में बनती है अमोनिया, हम क्या करेंगे, इससे एक और पाइप कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं पाइप ऐसे येलो कलर से बना देता हूँ, यहाँ से एक पाइप कनेक्ट किया जाएगा, उस पाइप को उठा के ले जाएंगे हम दूसरे एक फ्लास्क में। ये पाइप को हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे फ्लास्क में। हाँ जी, तो जेल डाल मेथड एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो देखो, जो टेक्स्ट में लिखा है उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले क्या किया मैंने, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कैसे होगा वो देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब इस अमोनियम सल्फेट बनने के बाद इसी फ्लास्क में मैं क्या ऐड करूंगा, इसी फ्लास्क के अंदर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा NaOH। जैसे ही मैं NaOH डालूंगा, ये सोडियम सल्फेट ब्रेक डाउन होके अमोनिया गैस बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो अमोनिया गैस है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये गैस मैं एक ट्यूब लगाऊंगा इसके ऊपर ऐसे करके, और इस ट्यूब से दूसरे इस फ्लास्क के अंदर ये गैस ट्रांसफर करूंगा। अब इस फ्लास्क के अंदर मैंने पहले से सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, इस फ्लास्क में मैंने पहले से सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। तो ऊपर से आएगी यहां से अमोनिया गैस, ऐसे चलते हुए अमोनिया गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर आएगी। और यहाँ पे इस फ्लास्क में क्या रिएक्शन होगा, अमोनिया गैस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी H2SO4 से, और इसको न्यूट्रलाइज करके वापस बना देगी अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या बना देगी, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने एक्सेस में ले रखा है बहुत सारा, तो सारा का सारा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, थोड़ा सा बचा रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं इसी फ्लास्क को उठाऊंगा और इसका टाइट्रेशन करूंगा अगेंस्ट सोडियम। अब इसमें क्या बचा रह जाएगा, देखो कुछ तो अमोनिया ने सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया, जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड बचा रह जाएगा, इसमें क्या बचा रह जाएगा, एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सेस H2SO4 जो बचा रह जाएगा उसको मैं टाइट्रेट करूंगा। ऊपर लगाऊंगा एक ब्यूरेट। ठीक है, टाइट्रेशन आप सबने की हुई है थोड़ी बहुत। ऊपर लगाऊंगा एक ब्यूरेट, और ब्यूरेट्स के अंदर भरा होगा NaOH। ब्यूरेट के अंदर क्या भरा होगा, NaOH। ठीक है, मैं टाइट्रेट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कितना NaOH यूज हुआ। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए करते क्या है, इसके अंदर फिनॉफ्थिलीन और डाल देते हैं। फिनॉफ्थिलीन एसिड डालने से कैसा, एसिड में डालने से कुछ कलर चेंज नहीं होता उसका, फिनॉफ्थिलीन का। और जैसे ही उसमें ऊपर से बेस गिराते रहोगे, क्या हो जाएगा, जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ H2SO4, कलर पिंक हो जाएगा। ये टाइट्रेशन चाहे तो मैं अलग से सिखा दूंगा, अभी ये समझो कि कितना NaOH यूज हुआ H2SO एक्सेस H2SO4 का न्यूट्रलाइज करने में। उससे मुझे पता लग जाएगा कितना एक्सेस H2SO4 था, और यहाँ पे जो एक्सेस H2SO4 कितना था, उससे ये पता लग जाएगा कितना अमोनिया था। अमोनिया कितना था, उससे ये पता लग जाएगा कितना नाइट्रोजन था। तो अब ये सोचो, क्योंकि ये इतना बैक स्टेप जाता है, 3 बार बैक स्टेप में जाता है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है। तो इसका प्रिंसिपल बस ये समझो कि इसमें
नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड, इसमें मेन एक लाइन लिख लो, नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में डिटेक्ट होता है? अमोनिया की फॉर्म में डिटेक्ट होता है। मेनली ये याद रखो, अमोनिया, और अमोनियम सल्फेट भी अगर बाई चांस कहीं पे लिखा हो तो वो भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, अमोनिया और अमोनियम सल्फेट। और एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन कि किस फॉर्म में, जैसे डूमास मेथड में नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में डिटेक्ट होता था, और जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में डिटेक्ट हो रहा है? अमोनिया की फॉर्म में या अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है ना, और इसका बस वो देख लो, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आएगा। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का जो फॉर्मूला है वो याद रखो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला याद रखो जेल्डाल मेथड में। क्या फॉर्मूला है? 1.4 इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या है यहाँ पे? सॉरी, मोलर मास कह रहा हूँ, एम मतलब मोलैरिटी ऑफ H2SO4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोलैरिटी ऑफ H2SO4, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर M और V का मतलब मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ नीचे। M का मतलब है मोलैरिटी ऑफ H2SO4, लिख दिया है मैंने। M H2SO4 का मतलब है मोलैरिटी ऑफ H2SO4, और VH2SO4 का मतलब तो खैर समझ में आ ही रहा है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ H2SO4। इसका जो MCQ दे रखा है ना, वो सॉल्व करके देखना अगले पेज पे। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है बेटा, इसे ध्यान से पढ़ लो। जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है। अगर कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो NO2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, या एजो ग्रुप, ये होता है N डबल बॉन्ड N, इस फॉर्म में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, तो ये मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। या फिर नाइट्रोजन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे पाइरिडीन। पाइरिडीन का स्ट्रक्चर ये है, एन, बेंजीन की तरह से स्ट्रक्चर होता है, बस एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है। 5 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन, 6 कार्बन की जगह क्या होता है? 5 कार्बन और एक नाइट्रोजन। ये पाइरिडीन होता है। तो नाइट्रोजन अगर पाइरिडीन में प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर एजो ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो नहीं सकता। इसी वजह से वो डिटेक्ट भी नहीं हो सकता जेल्डाल मेथड से। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ जेल्डाल मेथड? तो इट कैन नॉट डिटेक्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स, और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग। इन द रिंग का मतलब ये मत याद रख लेना कि ऑन द रिंग भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर एनिलीन की फॉर्म में नाइट्रोजन हुआ, ये नाइट्रोजन इन द रिंग नहीं है, रिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो नहीं डिटेक्ट हो पाएगा, रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिटेक्ट हो जाएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, क्या होगा? कंपाउंड्स बना के दे रखे होंगे आपको, और आपसे बोला जाएगा इनमें से किस कंपाउंड में नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं हो पाएगा जेल्डाल मेथड से। तो उसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जिसमें होगा उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, एजो ग्रुप डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, और नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जेल्डाल मेथड का एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है मैंने, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर इन 93 पे। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर हमें पता चला, ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डाल मेथड, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज 10 ml वॉल्यूम और 1 मोलर H2SO4। 10 ml वॉल्यूम दिया H2SO4 का, और 10 ml 1 मोलर उसकी वो दी है मोलैरिटी। फाइंड आउट द परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला? क्या है जेल्डाल मेथड में? जेल्डाल मेथड में है 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ टू इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही फॉर्मूला है। ठीक है तो क्या लगाएंगे?
1.4, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 1 दी है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दिया है 10 ml, ठीक है, 10 ml ही दे रखा है ना, 10 ml H2SO4 का वॉल्यूम दे रखा है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम दिया है, राइट, 0.5 ग्राम, यस, ठीक है, तो कितना हो गया ये 14 डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आ गया 28% आ गया एग्जैक्टली आंसर, ठीक है, ये सिंपल से ही क्वेश्चन आएंगे। 56 आ रहा है, एक मिनट, मैंने कुछ कैलकुलेशन में एरर किया है क्या? 1.4 मोलैरिटी ऑफ H2SO4, अच्छा 2 इंटू वॉल्यूम था, सॉरी मैंने वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है ठीक है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो ये 28 हो जाएगा एक्चुअली, और फिर आंसर आपका 56% आएगा, ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच, मैंने 2 नहीं लगाया था फॉर्मूला में, ठीक है, तो केरियस मेथड देखिए भाई। केरियस मेथड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हैलोजन डिटेक्ट करने का मेथड है। अननोन मेथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद अननोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसे नाइट्रिक एसिड के साथ और AgNO3 डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं और एजीएन नाइट्रिक एसिड एज अ कैटलिस्ट डालते हैं और हीट करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हैलोजन होता है वो सिल्वर हैलाइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, AgX की फॉर्म में। अब AgX की जगह AgCl AgBr AgI कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जिस ट्यूब में हीट करते हैं ना उसको केरियस ट्यूब कहा जाता है, हार्ड ग्लास की टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कंपाउंड में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की फॉर्म में बनकर उड़ जाता है, हैलोजन जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग सिल्वर हैलाइड बना देता है, उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं और वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब डिटेक्शन के लिए क्या मेथड है, परसेंटेज ऑफ हैलोजन कैसे निकलेगी ये देखिए, कोई से भी हैलोजन की परसेंटेज आपको निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, जिस भी हैलोजन की परसेंटेज निकाल रहे हो, क्लोरीन की निकाल रहे हो तो क्लोरीन का मोलर मास, एटॉमिक मास, ब्रोमीन की निकाल रहे हो तो ब्रोमीन का, हाँ आयोडीन की निकाल रहे हो तो आयोडीन का, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हाइलाइट बना है, मास ऑफ AgX, इसको मैं WAgX लिख देता हूँ, मास ऑफ AgX, अगर मान लो सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है तो AgBr का मोलर मास, AgCl बन रहा है तो AgCl का मोलर मास, और मास, सॉरी मास, मोलर मास कह रहा हूँ, मास ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ AgX, इसको ना सिंबल्स में लिखेंगे फॉर्मूला को अभी, और इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सिंबल्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, कैसे, एटॉमिक मास या मोलर मास मान लें, मोलर मास ऑफ हैलोजन, जो भी, MX लिख देता हूँ, X क्या हो गया हैलोजन, फिर उसके बाद W मास ऑफ हाइड्रोजन सिल्वर हैलाइड जो बना है ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AgX, मास ऑफ AgX आ गया और मोलर मास ऑफ AgX नीचे आ गया, इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, केरियस मेथड मास ऑफ मतलब परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालने, यहाँ परसेंटेज ऑफ हैलोजन लिख देते हैं, एक्स, हैलोजन मतलब एक्स, ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। इसके बाद जो मास ऑफ सॉरी परसेंटेज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, और अगले पेज पे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस दे रखा है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं उसके, तो अभी वक्त थोड़ा कम है, आज नहीं कराऊंगा ये, बाद में टाइम मिलेगा तो ये बता दूंगा, फिलहाल जितना आज कराया है उतना ढंग से करके जाना है, इसमें से आने के चांसेस बहुत हाई है, केरियस मेथड के फिर भी कम है बट आ चुका है, इससे प्रीवियस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट अभी किसी स्टूडेंट के स्कूल के एग्जाम में भी मैंने देखा था, आया था इससे क्वेश्चन केरियस मेथड से, तो ये कर जाना, ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज में दे रखा होगा, वो ट्राई कर लेना वहां से। ठीक है भाई, तो आज इतना ही करेंगे बस, और इसका रिमेनिंग एक दो चीजें लास्ट की जो बची हैं, बस एस्टिमेशन ऑफ सल्फर और एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, वो मैं बाद में आपको क्लास में करा दूँ।
वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आने के चांसेस वैसे भी उसके बहुत कम। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगा आज ही।